नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और दोस्तों बादरा क्षेत्र की ही हम विस्तार से बात करने वाले हैं और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। आज फिर एक बार मौसम ने करवट बदली है, उसके बारे में भी विस्तार से समाचार बताएंगे। और देश की राजनीति में आज का दिन बहुत बड़े घटनाक्रम के रूप में अंकित हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र में आज 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे आसपास की खबरों से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह कर रही है और उसको लेकर उस योजना में जो भर्ती 24 जून से प्रारंभ हुई थी उसमें कतई कोई कमी नहीं आई है। और अब तक मात्र 6 दिनों में 1,83,000 आवेदन पंजीकरण हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें कितना बड़ा रुझान युवाओं का इस योजना के तहत देखा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। और दोस्तों, आसपास क्षेत्रों की खबर और राजनीतिक मायने के लिहाज से एससी मोर्चा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की एक मुलाकात कप्तान मीनू बेनीवाल से हुई, जो कि हमारे पड़ोसी कस्बे एलनाबाद से चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनसे हुई इस मुलाकात में क्षेत्र के कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो ये चर्चा और ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि मीनू बेनीवाल को भी बादरा विधानसभा में दोस्तों पहले देखा जा रहा था कि भाजपा की टिकट के लिए वो प्रयास करने वाले हैं। लेकिन एलनाबाद हल्का भी दोस्तों कहीं ना कहीं बादरा क्षेत्र की रिश्तेदारियों के चलते और नजदीकी कस्बा होने के चलते प्रभावित करते हैं आपस में एक दूसरे को। तो इस मुलाकात को कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, 1 जुलाई को कल बादरा बाजार बंद होगा, जो उदयपुर में घटना घटित हुई थी। युवक कन्हैया लाल को चाकुओं से गोंदकर, छुरों से गोंदकर, गला काटकर दोस्तों उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके विरोध में कल जो है 38 व्यापारिक संगठनों द्वारा बंद बुलाए गए। इसके अलावा 1 जुलाई से दोस्तों वीडीएस प्लेस में न्यू वीडीएस सांवरिया रिसोर्ट का शुभारंभ होने जा रहा है और इसमें खासकर खाने रहने की उत्तम व्यवस्थाओं के साथ एसी और नॉन एसी रूम भी इसमें रखे गए हैं और विवाह शादी में कैटरिंग की व्यवस्थाएं भी इसमें की जाएगी। और बर्थडे पार्टी, यूनिवर्सरी और किट्टी पार्टियों का आयोजन भी किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, बैचलर पार्टी के साथ साथ स्पेशल एसी म्यूजिकल हॉल का भी इसमें बंदोबस्त किया गया है, इसकी सुविधा भी इसमें दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो कल एक बैठक हुई थी। अब हम क्षेत्र की खबरों में आते हैं। बादरा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस थाना बादरा में एक शांति समिति की, तो उस शांति समिति की बैठक में मात्र 15 से 20 लोग इकट्ठे हुए थे। दोस्तों, पुलिस थाना के एक छोटे से 10 बाई 12 के कमरे में ये मीटिंग है। पीछे उससे पहले भी एक शांति समिति की मीटिंग हुई थी और उसी कमरे में ये मीटिंग होती है। और मात्र इस पूरे कस्बे के बादरा आसपास क्षेत्र के और यहाँ की विधानसभाओं में शांति के लिए मात्र 15 से 20 लोगों के बीच में मंत्रणा होती है प्रशासन की या पुलिस विभाग की। तो उस मंत्रणा से क्या क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सकती है, और जो शांति समिति के नाम से ये जो बैठक होती है इसमें कौन लोग शामिल होते हैं और दोस्तों इसके कौन सदस्य है, इसके बारे में कोई पुख्ता ना तो जानकारी है और ना इनका कोई पैमाना है दोस्तों पुख्ता। और इसमें मात्र 15 से 20 लोग बैठकर इत्मीनान से चर्चा कर लेते हैं। पूर्व में की गई बैठक के अंदर लिए गए प्रस्ताव पर कोई चर्चा इसमें नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी बनकर स्थानीय पुलिस की उभर कर सामने आई है। और दोस्तों, इसमें जो प्रशासन कल जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, उसमें एसडीएम महोदया भी शामिल थी, तहसीलदार महोदय भी शामिल थे, तो एडिशनल एसपी भी इसमें शामिल थे, डिप्टी शामिल थे और सीआई महोदय भी शामिल थे और कस्बे के कुछ नागरिक भी इसमें शामिल थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग के लगभग बराबर लोग इसमें शामिल थे। तो क्या इस इतने से लोगों में मंत्रणा करने के पश्चात क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है? दोस्तों, इसमें किसी हिंदू संगठनों के नेताओं को नहीं बुलाया गया
और किसी प्रकार से फोन करके इसमें मुख्य लोगों को नहीं बुलाया जाता है। और कई लोग तो दोस्तों ऐसे होते हैं बगैर फोन और बगैर इंफॉर्मेशन के बाजार में सूचना इधर उधर से पाकर इसमें चले जाते हैं और ऐसे होते हैं। और मीडिया क्षेत्र के भी कुछ एक आध लोग को ही इसमें शामिल किया जाता है दोस्तों, किसी को सूचना नहीं दी जाती है। तो क्या ऐसी शांति समिति की बैठक से क्षेत्र में संभावित किसी भी प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सक्षम है पुलिस प्रशासन? इसके अंदर पुख्ता बंदोबस्त किए जा सकते हैं दोस्तों? ये बहुत बड़ी एक बात है और ये सवाल है, और ये सवाल पुलिस व्यवस्था पर है। और दोस्तों मेंबर बनाने का भी इसमें कोई पैमाना नहीं है। मैं आपको बताऊं सीएलजी की बैठक में और सीएलजी के जो मेंबर बनाए जाते हैं उनमें कोई पैमाना नहीं है। जो लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है, उन्हीं को मेंबर बनाया जाता है। और जो लोग पीछे की मीटिंग से या कमियां रही है उसके ऊपर सवाल जवाब करते हैं या सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों को इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता और नहीं बुलाया जाता है। और पूर्व की बैठक का जो प्रस्ताव है उसके ऊपर चर्चा नहीं की जाती है और बैठक में जो प्रस्ताव लिए जाते हैं उसके ऊपर भी अमल की कोई गारंटी नहीं होती, मात्र चर्चाएं होती है और मूल कारण की तह तक जाने का प्रयास भी दोस्तों नहीं किया जाता, मात्र चर्चा की जाती है। और ये मैसेज दिया जाता है आप गलत पोस्ट ना करें, आप किसी को निजी किसी के ऊपर हमला ना करें और शांति बनाए रखने की अपील करें। मात्र क्या इस एक अपील से दोस्तों, ये तो नॉर्मल और कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी पढ़ा लिखा और सभ्य और जागरूक नागरिक किसी भी प्रकार की ये हरकतें नहीं करेगा और उन्हीं लोगों से सलाह मशवरा किया जाता है। लेकिन जो उपद्रवी होते हैं, लेकिन जो उपद्रव करने वाले लोग हैं और जो बकाने वाले लोग हैं वो दोस्तों उनके ऊपर अंकुश की आवश्यकता है। और जो संगठन है, मुस्लिम संगठन है, हिंदू संगठन है, उन संगठनों के लोग जो है रैलियां निकालते हैं और ऐसी रैलियों में ही राजस्थान और पूरे प्रदेश में देखा जाता है कि बाद में पथराव होते हैं और हिंसा का रूप लेते हैं। तो ऐसे संगठनों के अध्यक्षों को और ऐसे संगठनों के मुख्य लोगों को बुलाया ही नहीं जाता। तो किस प्रकार से आप इस हिंसा को रोक सकते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से ये पर्याप्त है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इतना करना पर्याप्त है। और दोस्तों दलाल लोग जो होते हैं उनसे ही सलाह मशवरा ज्यादा लिया जाता है और वही, क्योंकि पुलिस की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होते हैं और एसडीएम महोदया या अन्य प्रशासनिक अधिकारी इसमें दखल नहीं देते हैं। पुलिस प्रशासन जो करता है वही इसमें फाइनल होता है। तो दोस्तों इसको लेकर जरूर नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है, सीएलजी मेंबरों को बढ़ाने की आवश्यकता है, कस्बे के प्रबुद्ध लोगों को एक कमेटी बनाकर और उसके नाम कौन कौन से नाम होने चाहिए वो नाम डिसाइड करके वो नाम उसमें सीएलजी को मीटिंग के अंदर जो है वो रखने चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से आप 50 से 60 या 100 लोगों की अगर बैठक हो तो दोस्तों उसमें कुछ न कुछ सुझाव और इसमें आपको फायदा हो सकता है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने विस्तार से आपको समाचार बताया। और एक चीज मैं और बताऊं तो पिछले 4-5 सप्ताहों से दोस्तों क्षेत्र में समाज सेवी लोगों की संख्या बढ़ी है और जो संगठन है, अनेकों संगठन एक मंच पर आकर भी कार्य कर रहे हैं। जैसे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था हो, ऐसी अनेकों समाज सेवी व्यवस्थाओं के लिए अनेकों संगठन एक मंच पर आए हैं और पिछले 5-7 सप्ताह से लगातार पशु और पक्षियों के लिए पानी और चारे की व्यवस्था की जा रही है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पर्यावरण मित्र संस्थान के सदस्य भी शामिल है। कमल सैनी, सुशील खजोतिया, सतीश जोर्ड, उमेश सिंह सोलंकी, भंवर सैनी, विकास सैनी और प्रदीप गोयल के नेतृत्व में भी अनेकों लोग हिंदू चेतना मंच के शामिल है। अनेकों अन्य संगठनों के लोग भी इसमें शामिल हैं जो इन सारी व्यवस्थाओं को करते हैं। और दोस्तों नारायण धाम गौशाला जो बादरा कस्बे में बनी हुई है, बहुत ही दोस्तों वो जो
बीमार गोवंश होते हैं उनको रखने के लिए विख्यात है। और दोस्तों बीमार गोवंश का बहुत अच्छी तरीके से इस गौशाला में देख रेख भी की जाती है, उनका लालन पालन किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे में संतोष शर्मा धर्मपत्नी दशरथ शर्मा द्वारा एक स्वामणी हरे चारे की गौशाला में लगाई गई, ये बहुत अच्छी बात है। और सुरेश जांगिड़ पुत्र लालचंद जांगिड़ द्वारा भी एक स्वामणी हरे चारे की और इस प्रकार से लगाई गई। और एक स्वामणी दोस्तों मांगीलाल महिपाल चानन सैनी विकास सैनी आदि की तरफ से लगाई गई। तो ये बड़ा पुनीत कार्य है दोस्तों, और ऐसे कार्य हमारे क्षेत्र के लोगों को अग्रिम पंक्ति में आकर करने चाहिए और सदैव ऐसे कार्यों के लिए दोस्तों लोगों की भी भावना जो है इसमें जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम विस्तार से बात करेंगे मुंबई के समाचार पर, महाराष्ट्र के समाचार पर, जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। और आज दोस्तों पूरे देश के विशेषज्ञ जो पंडित जो है वो उनके जो कयास थे वो गलत साबित हुए हैं। और जो चीज निकल कर आई है वो ये थी दोस्तों, लोगों का अंदेशा ये था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन वो नहीं हुए। भाजपा बाहर से समर्थन दे रही है। एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेंगे, करीब आधे घंटे बाद 7:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो उसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बाहर से समर्थन देगी भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के सभी विधायकगण। तो दोस्तों कैसा ये गठजोड़ है और किस प्रकार से इस गठजोड़ पर सहमति बनी और क्या इसके कयास लगाए जा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं लगाए जा रहे थे दोस्तों इस प्रकार से कयास। और ये संगठन बना है एक प्रकार से शिवसेना को हिंदुत्व की राह पर पुनः अग्रसर करने के लिए। और जो शिवसेना खो चुकी है हिंदुत्व की छवि उसको पुनः बहाल करने के लिए एकनाथ शिंदे के समर्थन में और नेतृत्व में जो 56 शिवसैनिक विधायक जीत कर आए थे दोस्तों, उनमें से 40 के करीब एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे, ये कहते हुए कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में, सत्ता के मोह में कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया, उनकी झोली में जाकर बैठ गए। उस झोली में जाकर बैठे जिस झोली से बाल ठाकरे सदैव नफरत करते रहे। और उनके बयान भी दोस्तों अखबारों में ये सुर्खियां बने हुए थे उस समय की, जब बाला साहब ठाकरे इन पर बरसते थे और इनको हिंदू विरोधी दल कहते थे। और उन्हीं लोगों की गोदी में जा बैठे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे। और उन्होंने कल देर शाम को इस्तीफा दे दिया क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट में उनको भाग लेना था। तो फ्लोर टेस्ट में हार के डर से इस्तीफा दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने भरसक प्रयास किए, तमाम प्रयास किए, डराया, धमकाया और ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल किया जो कि संसदीय भाषा भी नहीं थी दोस्तों। ये लड़ाई बाप तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इस लड़ाई में शिंदे ने बिल्कुल भी कमेंट नहीं किया, किसी प्रकार से अपना विवेक नहीं खोया और विधायकों के साथ डटे रहे। एक एक करके जैसे जैसे संजय राउत के नए नए भाषण, बयान, कमेंट जो है वो आते रहे, तो एक एक करके शिवसेना के विधायक टूटते रहे और शिंदे के गुट में जाकर मिलते रहे। इसका फायदा शिंदे को मिला और उसका फल भी भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री का पद ऑफर करके दे दिया। तो आज से कुछ ही देर बाद में शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सिर्फ एक ही शपथ होगी और कल पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। 3:30 बजे दोपहर है। उसमें कितने मंत्री होंगे? लगभग कयास लगाए जा रहे हैं कि 38 मंत्री इसमें हो सकते हैं। तो इसमें भाजपा के कितने होंगे? 21 मंत्रियों की भाजपा के शामिल होने की बात थी, लेकिन इसके ऊपर तय होगा बाद में, क्योंकि ये जो गठजोड़ बना है उससे पहले भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने आला नेताओं से बात कर चुके थे, मसौदा तैयार कर चुके थे। लेकिन शिवसेना के साथ आज बात हुई और आज गोवा से शिंदे जो है मुंबई पहुंचे, उनका शानदार स्वागत किया गया और देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद में राज्यपाल से मिले और राज्यपाल ने उनको जो है निमंत्रण भी दिया कि आप आइए, सरकार बनाइए। तो आज शाम को 7:30 बजे अब शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को।
तो ये रहा दोस्तों घटनाक्रम। गुवाहाटी से कल शिंदे गोवा आ गए थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का था, जो उद्धव ठाकरे ने दी थी इन सारे घटनाक्रम के विरुद्ध में कि ये हमारे विरुद्ध एक साजिश हो रही है और इसको रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन वो समझ चुके थे उद्धव ठाकरे कि कल फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले ये फैसला नहीं आ रहा है, तो उससे पहले फजीयत होगी शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की। तो इतिहास में कहीं ना कहीं काले पन्ने के रूप में शिवसेना के मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री का इस प्रकार से अध्याय खराब ना हो, इसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज शिवसेना के दूसरे मुख्यमंत्री एक प्रकार से शिंदे होंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई 3:30 बजे प्रारंभ हुई, उसमें फडणवीस भी बोले और एकनाथ शिंदे भी बोले, और उन्होंने पत्ते खोलते हुए शिवसेना को हिंदुत्व की राह से भटकने का ये परिणाम मिला है। और वो उन्होंने वादा किया कि हम बाला साहब ठाकरे की इच्छाओं की पूरी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे और शिवसेना को पुनः हम हिंदुत्व की राह पर ले जाएंगे। और हम भी शिवसेना की ही है, हम शिवसेना से गद्दारी करने वाले और छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, हम शिवसेना के ही मेंबर हैं। तो इस प्रकार से विवाद और गहरा गया है दोस्तों। आने वाले समय में ये लड़ाई धनुष की होगी जो कि चुनाव चिन्ह है, और ये लड़ाई शिवसेना की होगी जो कि पार्टी बाला साहब ठाकरे के परिवार की मानी जाती है, या उनकी या किसी पार्टी पर दोस्तों किसी परिवार का एकाधिकार कभी नहीं होता है। लेकिन उस पार्टी का संविधान क्या है, ये देखने वाली बात है। और भारत की राजनीति में किस प्रकार से पार्टियों को जो है उसका एक पैमाना होता है, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कल भादरा का बाजार बंद है। उदयपुर की जो घटना हुई दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उदयपुर में जो घटना हुई दोस्तों, कन्हैया लाल की हत्या, कन्हैया लाल दर्जी जो है उनकी दुकान में जाकर जो 2 जिहादियों ने, मैं आतंकवादी कहूं तो दोस्तों कम नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादी ही घटना ये हुई है। एक प्रकार से आतंक फैलाने का प्रयास राजस्थान में इनके द्वारा किया गया और उन लोगों को पकड़ भी लिया गया। लेकिन उनके ऊपर किस प्रकार से चार्जेस लगाए गए हैं, किस प्रकार की धाराओं में उनके विरुद्ध मुकदमा हुआ है, और केंद्रीय एजेंसी ने भी दोस्तों इसकी सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली है और एनआईए की देख रेख में अब सारी ये कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर पूरे प्रदेश में माहौल गर्म है, देश में गुस्सा है दोस्तों। तो उसको लेकर रैलियां निकाली जा रही है आसपास सभी कस्बों में। नेट बंद है पिछले 2-3 दिनों से दोस्तों राजस्थान भर का, तो लोग समझ नहीं पा रहे राजस्थान में क्या हो रहा है। इस दौरान दोस्तों राजसमंद सहित अनेक जगह पर सांप्रदायिक हिंसा की भी घटना हुई। तो दोस्तों हिंसा की घटनाएं रोकने में जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, वो बेहद नकारा और नाकाम सिद्ध हो रही है। तो दोस्तों ऐसी सरकार के मायने क्या है, आने वाले समय में राजस्थान किस ओर जाने वाला है, तो क्या ये नियंत्रण जल्दी से स्थापित होगा। पुलिस ने अपनी व्यवस्थाएं संभाल रखी है और हर थाना क्षेत्र पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। और दोस्तों प्रयास लगातार जारी है, लेकिन देखते हैं लोगों का आक्रोश जो भड़का हुआ है, आक्रोश जो लोगों में है, गुस्सा जो लोगों में है, वो कहां तक पहुंचता है और कितनी सरकार इसके अंदर कार्रवाई करके लोगों को संतुष्ट करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े सवाल लोगों के जहन में है दोस्तों। और इसके ऊपर हम अगर बात करें तो जितनी बड़ी ये घटना है दोस्तों, उतना बड़ा एक्शन इसमें लिया गया है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उससे पहले भी 11 घटनाएं राजस्थान में हुई है दोस्तों। अक्टूबर 2019 के बाद में अशोक गहलोत के इसी शासनकाल में 11 घटना अब से पहले दोस्तों हुई है, और उसमें सभी में हिंदू संगठनों को, हिंदू लोगों को निशाना बनाया गया। और उसमें कार्रवाई को लेकर भाजपा सहित तमाम विपक्षी दल और लोगों ने आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं। तो क्या हिंदू कांग्रेस की इन सरकारों के राज्य में सुरक्षित नहीं है, ये बहुत बड़े सवाल है। और हिंदुओं में एक प्रकार से बहुत बड़ा गुस्सा भी दोस्तों इन कांग्रेस सरकारों के प्रति है। और गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से प्रथम बयान दिए थे मुख्यमंत्री के पद पर, संवेदनशील पद पर रहते हुए, इस घटना के तुरंत बाद वो बयान दोस्तों प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने का प्रयास किया था, भाजपा पर आरोप लगाने का प्रयास किया था और आरएसएस पर, बीएसपी पर आरोप लगाने का प्रयास किया था। उसके बाद में भी अभी जो बयान आया वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश इसको करार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं खुद का बचाव किया जा रहा है और खुद पल्ला झाड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा कि हमारे राज्य में हमारी गलती से कोई ये घटना नहीं हुई है, जबकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घटना से, गलतियों से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, क्योंकि पूर्व की जो सारी की सारी घटना हुई थी उनमें एक्शन तत्परता से नहीं लिया गया। अगर पड़ोसी कस्बे नौर की घटना का जिक्र करें तो दोस्तों, जो लोग थे, जो उपद्रव का कारण थे, जो मंदिरों के पास बैठकर महिलाओं को छेड़ने का काम करते थे, उन पर कतई कार्रवाई नहीं की गई। जिन लोगों को पीटा गया उन्हीं लोगों पर मुकदमे बनाकर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और आज भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं। उसको लेकर नौर में भी रैलियां हो चुकी है और भादरा में भी विरोध दर्ज करवाया जा चुका है और पूरे हनुमानगढ़ जिले में इसको लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। तो ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी तो कैसे पुलिस पर विश्वास दर्ज होगा, लोगों का विश्वास बहाल होगा, कायम होगा। दोस्तों, पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करनी होगी और जो मूल जड़ है, दोस्तों हम फिर कहते हैं किसी उपद्रवी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, हम इसी के फेवर में हैं। लेकिन जो कारक बनकर आपके सामने निकल कर आते हैं, जिनके नाम आते हैं, उनको तो आप गिरफ्तार करिए, उनको तो आप पकड़िए, उनके तो तार आप देखिए कहां कहां जुड़े हैं, किसकी ये साजिश थी, कहां ये साजिश हुई। और वर्तमान में जो उदयपुर की घटना हुई है दोस्तों, इसके तार पाकिस्तान से भी मिले हैं और पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए मिले हैं। तो केंद्रीय एजेंसी दोस्तों, इन्होंने अपने हाथ में ये सारी बागडोर ले ली है और जहां केंद्रीय एजेंसियों का दखल होता है वहां दोस्तों एक प्रकार से राज्य की व्यवस्थाएं नकारा होती है और कहीं ना कहीं राज्य उसमें सक्षम नहीं होता और संदेह के घेरे में होता है और वहां कुछ उपद्रव ज्यादा होने या हिंसा भड़कने की आशंका होती है तो वहां केंद्र अपने हाथ में लेती है पोजीशन। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, चारों खाने चित है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार, सुरक्षा देने में नाकाम सिद्ध हुई है अशोक गहलोत की सरकार और यही परिणाम है कि आज एनआई इसकी जांच कर रही है और इस पूरे मामले को देख रही है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें आज मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो जो महाराष्ट्र में आज सरकार बनने जा रही है, एक प्रकार से मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो इस्तीफा दे ही दिया है। तो दोस्तों, अब एक दृष्टि जल्दी से हम डालते हैं देश में दलीय स्थिति की। कांग्रेस के पास क्या कुछ बचा है, भाजपा के साथ क्या कुछ बचा है। तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर मात्र 2 राज्यों में है जिनके चुनाव 2023 को होने हैं, राजस्थान जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और छत्तीसगढ़ जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। तो दोनों के ही चुनाव 2023 में अगले वर्ष होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो कांग्रेस गठबंधन के साथ सत्ता में है वो मात्र एक स्टेट बचा है अब, झारखंड, क्योंकि महाराष्ट्र का अंत हो गया। एक प्रकार से महाराष्ट्र से गठबंधन की जो सरकार थी उसका अंत हो चला है। तो झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है दोस्तों, जो मुख्यमंत्री है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से जो कांग्रेस वहां सरकार चला रही है, वहां दलीय स्थिति क्या है इसके बारे में बताएं। तो 81 सदस्यीय विधानसभा है, 82 सदस्यीय लेकिन एक मनोनीत है। तो 81 सदस्यों में से 51 सदस्य वर्तमान सरकार के साथ है और दोस्तों इसमें 51 में 30 झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 18 कांग्रेस के है, 1 सीपीआई का है और 1 एनसीपी का है। इसके अलावा विपक्ष में भाजपा के 26 विधायक है और इसके अलावा 4 अन्य हैं। तो 30 विपक्ष में विधायक है जबकि 51 सत्ता में है। तो क्या यहां भी महाराष्ट्र की तर्ज पे कुछ होने जा रहा है दोस्तों? इसलिए हमने आपको बताया क्योंकि भाजपा छोड़ने वाली भी नहीं है और भाजपा 2023 में जो है इन दोनों राज्यों के साथ पूरा प्रयास करेगी कि कांग्रेस मुक्त एक बार भारत हो, कांग्रेस की सरकार भारत के किसी राज्य में ना हो। ऐसा भाजपा संकल्प भी ले चुकी है और संकल्प पत्र में भी है, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया भी है। तो क्या झारखंड से छुट्टी करके कांग्रेस को 2023 में
कांग्रेस मुक्त बना सकती है। तो दोस्तों इसकी संभावना कुछ ज्यादा है। और इसके अलावा हम आपको बताएं तो जो झारखंड के चुनाव अगर विधानसभा के होते हैं तो वो दोस्तों 2024 में होंगे, क्योंकि 2024 में अगर चुनाव होंगे तो उसमें भाजपा को नहीं लगता होगा कि यहाँ सरकार बन जाएगी और हम आसानी से ये स्टेट जीत लेंगे। तो ये दोस्तों है। और भाजपा की सरकारें कितने राज्यों में, तो 12 राज्यों में भाजपा अकेले अपने दम पर सत्ता में है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, ये 12 राज्य हैं जिनमें भाजपा अपने दम पर सत्ता में है। जबकि ये 5 राज्य है, बिहार, नागालैंड और मेघालय, पांडुचेरी और अब महाराष्ट्र। ये 5 राज्य हैं जो संगठन के साथ, गठबंधन के साथ भाजपा सत्ता में भागीदारी निभाने जा रही है। तो 17 राज्य है और ऐसे भी 10 राज्य है दोस्तों जहां कांग्रेस की भी सरकार नहीं है और भाजपा की नहीं है। ऐसे राज्य पंजाब है, दिल्ली है, जिनमें दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उड़ीसा है, केरल है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु, ये प्रदेश है जिनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार नहीं है। क्षेत्रीय दल इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। तो ये है दोस्तों देश का हाल। और अब बताएं जल्दी से हम आपको आज क्या विशेष 30 जून को दिवस है। तो आज दोस्तों CNR राव 1934 में इनका, ये महान वैज्ञानिक है, इनका जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों कल्याण जी जो कि संगीतकार है भारतीय फिल्मी दुनिया के, 1928 में इनका भी आज के दिन जन्म हुआ था। और 2007 को साहिब सिंह वर्मा बीजेपी के नेता है, उनका निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि आज। और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और 1889 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसके बाद में 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको प्रथम बार बनाया गया था। इसके अलावा नौर में दोस्तों आज जौ के भाव 2530, चना के भाव 4445, ग्वार के भाव 5200, तारामीरा के भाव 5250, भादरा में सरसों आज 6300, ग्वार के भाव 4651, आदमपुर मंडी में ग्वार दोस्तों 4974, सरसों के भाव 6643, नरमा के भाव 10,250 है। जबकि सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 10,400, गेहूं के भाव 1990, सरसों के भाव 6597, मूंग के भाव 5056, ग्वार के भाव 4811 है। जबकि एलनाबाद मंडी में सरसों 6609, नरमा के भाव 10,000, ग्वार के भाव 4800 और गेहूं के भाव 1950 है। तो ये रहे दोस्तों आज मंडी के भाव। और राजस्थान में लाइट की कितनी भयंकर किल्लत हो चली है और लाइट की कितनी समस्या है, आप स्टूडियो में मुझे बैठे देख सकते हैं। और किस प्रकार से लाइट की वजह से पूरे प्रदेशवासी परेशान है। आज कम से कम 4-5 घंटे की अघोषित कटौती जो है भादरा क्षेत्रवासियों ने महसूस की है। और दोस्तों कोयला बताया जा रहा है कि सीमित बचा है। तो अब देखते हैं दोस्तों मौसम का मिजाज। तो आज 30 जून को 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा दोस्तों। कल से लेकर आज तक 9 डिग्री की गिरावट आई है और 1.4 mm के लगभग आज बरसात भी हुई और 100% बादल छाए रहे। रात्रि को भी 1.3 mm बरसात आज हो सकती है और 14 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है दोस्तों। कल भी हवाएं 40 किलोमीटर तक की रफ्तार तक चलेगी और दिन भर काल बरसात का मौसम रहेगा। और अधिकतम टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री रहेगा। तो कल फिर टेम्परेचर 4 डिग्री गिरने वाला है। तो कल दिन भर बरसात होगी। रात्रि को कल हेवी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही है। 6.9 mm बरसात कल रात्रि को हो सकती है और दिन में भी 2 से लेकर 3 mm तक बरसात हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। कल शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।